हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप अब आप लोग सीयूईटी के ऊपर पूरे जोर शोर से लगे हो और अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ आप बढ़ चुके हो। आई होप आपने पहला दिन बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करा है, चाहे अकाउंटेंसी की वीडियो हो, चाहे अकाउंटेंसी के एमसीक्यू हो, चाहे इकोनॉमिक्स की वीडियो और उसके एमसीक्यू हो। हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ चल रहे हो, बिल्कुल हमारे साथ चल रहे हो और आप इस जर्नी के अंदर बहुत अच्छे कॉलेज तक पहुंच के दिखाओगे। आज सेकेंड डे है और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए गुडविल का वन शॉट। गुडविल का ऐसा वन शॉट जो सीयूईटी के लिए रेलेवेंट है, ये बोर्ड्स की रेलेवेंसी के लिए नहीं, सीयूईटी के लिए जो रेलेवेंट है वैसा गुडविल का वन शॉट है। आराम से पूरे चैप्टर को इन डेप्थ समझेंगे, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कॉन्सेप्ट हमारा सीयूईटी में चेक किए जाने वाला है। और शाम को 6 बजे मिलेंगे हम इसके एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ गुडविल फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन 2025 के साथ। शुरुआत करते हैं जल्दी से गुडविल के मीनिंग के साथ और समझेंगे इस चैप्टर को इन डेप्थ। क्या है ये चैप्टर, किस तरीके से यहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी के इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करूं, सबसे पहले मीनिंग ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड टाइप्स ऑफ गुडविल। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके थ्योरी के। और सीयूईटी के अंदर ये थ्योरी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, ध्यान रखना। क्यों भाई, क्यों इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो वो थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा होगा, नेचुरल सी बात है। चलो सबसे पहले देखते हैं गुडविल का मीनिंग। गुडविल का मीनिंग होता है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ कंपनी और फर्म। किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी, किसी भी, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म क्यों ना हो, किसी भी बिजनेस की मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन जो उसकी हेल्प करती है, विच एनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। कि जिस पर्टिकुलर, जब मान लो मैं कहता हूं एक नॉर्मल, एक 10 लाख का बिजनेस, एक 10 लाख की कैपिटल का बिजनेस आप शुरू करते हो, एक 10 लाख की कैपिटल का बिजनेस मैं शुरू करता हूं, आप कमाते हो उससे 1 लाख रुपया, मैं कमाता हूं उससे 1.5 लाख रुपया, तो जो फालतू हायर प्रॉफिट्स कमा रहा हूं मैं 50,000 के, वो किस वजह से है? मेरी गुडविल की वजह से। तो मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन विच एनेबल्स अ बिजनेस टू अर्न हायर प्रॉफिट्स दैट नॉर्मल, उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। चलो जी, अब बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल की नेचर क्या है? नेचर किस तरीके की, ये क्या एसेट है या लायबिलिटी है? देखो पहली चीज तो गुडविल है हमारी एसेट। क्या है? हमारी एसेट है, संपत्ति है। क्योंकि इट है, देखो एसेट होने के लिए मॉनिटरी वैल्यू बिल्कुल इसकी पैसे के रूप में वैल्यू होती है। जब आप बिजनेस को बेचते हो तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, इसका फ्यूचर में यूज आएगा, ये हम इसके ऊपर हम मालिकाना हक भी रखते हैं। तो गुडविल की नेचर एक एसेट है। बट कैसी एसेट है? तो गुडविल है मेरी इनटेंजिबल एसेट। कैसी है? इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का मतलब होता है, इनटेंजिबल एसेट का मतलब होता है कि गुडविल की कोई भी फिजिकल, गुडविल की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या नहीं है? फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ना तो मैं इसको टच कर सकता और ना ही मैं इसको क्या कर सकता हूं? देख सकता हूं। ना तो मैं गुडविल को छू सकता हूं कि दिस इज नॉट लाइक डिजिटल पैनल जिसको टच कर लिया, मैं इसको देख भी नहीं सकता, बट इट कैन बी फेल्ट। ये सिर्फ क्या की जा सकती है? फील की जा सकती है। तो गुडविल की नेचर क्या है? इनटेंजिबल एसेट की नेचर है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो। फिर बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को अफेक्ट बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एफिशिएंट मैनेजमेंट। जैसे कि एफिशिएंट मैनेजमेंट, जितनी एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी उतनी अच्छी गुडविल होगी। जितना फेवरेबल लोकेशन होगी उतनी अच्छी गुडविल होगी। अब हॉस्पिटल के पास जो दवाइयों की दुकान है उसके प्रॉफिट ज्यादा होंगे, जितने की जो दूर है उसके कम होंगे। तो दिस इज फेवरेबल लोकेशन। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट, जितना पुराना बिजनेस उतनी ज्यादा गुडविल। रिस्क इन्वॉल्व, अगर हाई रिस्क है, हाई रिस्क है बिजनेस के अंदर, तो लो गुडविल होगी, नेचुरल सी बात है। अगर मेरा बिजनेस ज्यादा रिस्की है तो गुडविल लो होगी, जैसे फैशन बिजनेस है। अगर रिस्क इन्वॉल्व कम है, कि जैसे दवाइयों का बिजनेस है, तो वहां पे हाई गुडविल होगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है? बेसिकली लो रिस्क होता है, क्योंकि वहां पे कंपनी की चीजें ही बिकती है। फैशन जैसे बिजनेस में जल्दी जल्दी चीजें बदलती है। क्वालिटी, हायर द क्वालिटी हायर द गुडविल। जैसे जितनी ज्यादा, जो ब्रांड्स होते हैं उनकी गुडविल ज्यादा होती है, जो नॉन ब्रांडेड चीजें होती है उनकी गुडविल कम होती है। कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो आपकी गुडविल ज्यादा, आपको पेटेंट मिला होगा तो आपकी गुडविल ज्यादा, अदरवाइज कम। इस तरीके से फैक्टर्स अफेक्टिंग आप देख सकते हो। फिर आता है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कहते हैं कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों पड़ती है? जब भी एक बिजनेस को खरीदना हो, बेचना हो, तब हमें नीड पड़ती है वैल्यू करने की उसकी गुडविल की। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं
मेरे बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगे हैं और मेरा बिजनेस ए और बी दो पार्टनर्स चला रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कि यार 5 लाख इसने इन्वेस्ट कर रखे हैं, 5 लाख इसने इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये दोनों को ना ये बिजनेस चलाते हुए 10 साल हो चुके हैं, इन दोनों को ये बिजनेस चलाते हुए 10 साल हो चुके हैं। इसने 5 लाख लगाया, इसने भी 5 लाख लगाया, 10 लाख रुपए बिजनेस में लगे हुए हैं। एक पार्टनर, नया पार्टनर सी आना चाहता है, एक नया पार्टनर सी आना चाहता है और कहता है मेरे को 25% हिस्सेदारी दे दो। और वो कहते हैं कि आपके 10 लाख लगे हैं, मैं 10 लाख का 25% ले आता हूं, मतलब 1/4 ऑफ 10 लाख ले आता हूं, जो कि बनता है 2.5 लाख रुपए, और आप मेरे को बिजनेस में रख लो। क्या आप रख लोगे? नहीं, बिग नो, हम नहीं रखेंगे। हम कहेंगे भाई 10 लाख लगाया, लेकिन 10 साल की मेहनत देखना, जो हमने 10 साल की मेहनत करके इसको हमने क्या करा है, इसको हमने बूस्ट दिया है, जिस वजह से ये नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। अगर आज तुम 10 लाख रुपए लगा के सेम काम करोगे तो तुम जो प्रॉफिट कमाओगे उससे ज्यादा हम प्रॉफिट कमाते हैं जो हमने 10 लाख रुपए लगाए थे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड करी है, हमने रेपुटेशन बिल्ड करी है, जिसकी वजह से हम हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हम 10 लाख वाला बिजनेस, सपोज ये कहते हैं कि 10 लाख वाला बिजनेस हम वैल्यू करते हैं जी 15 लाख पे, तो ये 5 लाख रुपए क्या है, एक्स्ट्रा गुडविल के हैं। समझ है? गुडविल वैल्यूएशन करने की क्यों जरूरत है? बिजनेस खरीदना हो, बेचना हो, नया पार्टनर एडमिट करना हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना हो, या फिर आपको रिटायरमेंट होनी हो तो उसको हिस्सा देना हो, तो इन सभी केसेस में गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, और पार्टनरशिप में हम यही पढ़ते हैं। ये सारे बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए क्योंकि आपको काम आएंगे। टाइप्स ऑफ गुडविल की मैं बात करूं तो 2 टाइप्स ऑफ गुडविल है। तो 2 टाइप्स की गुडविल होती है। एक तो होती है मेरे पास परचेज्ड गुडविल। क्या होती है? परचेज्ड गुडविल। और दूसरी होती है मेरे पास वैल्यूड गुडविल। दूसरी होती है मेरे पास वैल्यूड गुडविल। देखो, जो ये परचेज्ड गुडविल है, ये जो परचेज्ड गुडविल है, नाम से समझ आता है गुडविल जो खरीदी गई है, that has been bought, जिसे खरीदा गया है, उसे हम क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। वहीं पे वैल्यूड गुडविल क्या होती है? वहीं पे वैल्यूड गुडविल क्या होती है? गुडविल that has been वैल्यूड, जिसको क्या किया गया है? वैल्यू किया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं? वैल्यूड गुडविल बोलते हैं। परचेज गुडविल जिसे खरीदा गया है, और वैल्यूड गुडविल जिसकी आप वैल्यूएशन खुद करते हो। वैल्यूड गुडविल को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज माय सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या नाम देते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आराम से समझते हैं क्या कहानी है। देखो, अगर हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो हम उसके साथ साथ उसकी गुडविल भी खरीदते हैं। मान लो कि एक बिजनेस था 10 लाख रुपए का, कोई मेरी मिठाई की दुकान है, मैंने दूसरी मिठाई की दुकान खरीदी, मैंने 10 लाख की जगह उसको 12 लाख दिए, तो जो मैंने ये डिफरेंस था 2 लाख का जो एक्स्ट्रा दिया, दैट इज परचेज गुडविल, दैट इज माई परचेज गुडविल। मैं उसको एज अ परचेज गुडविल के रूप में अपनी एसेट साइड में दिखाऊंगा। इसको हम क्या करते हैं? दिस इज शोन इन एसेट साइड। इसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमने कंसीडरेशन इन फॉर्म ऑफ पैसा दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, परचेज्ड गुडविल को हम बैलेंस शीट में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमने इसके बदले में कैश दिया होता है। जबकि वैल्यूड गुडविल क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये होती है, मान लो मेरा एक बिजनेस चल रहा है, और मैंने देखा कि मेरा बिजनेस रनिंग है, विद्यम ट्यूटोरियल्स चल रहा है। विद्यम ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं कहता हूं कि हमने सपोज करो 50 लाख डाले हैं। हमने क्या करे हैं? 50 लाख डाले हैं, और आज तक हमने इसको कभी बेचा नहीं है। जब बेचा नहीं तो मैं कैसे बता दूं गुडविल क्या है? क्योंकि अगर हमने बेचा हो, पैसा मिला हो, तब हम लिखेंगे। हमने किसी और बिजनेस को खरीदा, उसके लिए पेमेंट दी हो गुडविल के लिए, तो गुडविल होती। आज तक खरीदा बेचा कुछ है नहीं, ये तो बिजनेस के अंदर पैसा डाला हुआ है, तो गुडविल की वैल्यू कैसे? तो हम यहाँ पे वैल्यू करेंगे गुडविल की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? वैल्यूएशन लगवाते हैं या वैल्यूएशन करते हैं, जिसके मेथड्स हम सीखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूएशन करी जाती है, और ये जो गुडविल होती है नॉट शोन इन बैलेंस शीट, इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते।
इस गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। रीजन बड़ा साफ है, क्योंकि इसके लिए कोई भी कैश पे नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि नो कैश हैज बीन पेड टू एक्वायर दिस। इस गुडविल को एक्वायर करने के लिए कोई भी कैश के रूप में पेमेंट नहीं की गई है, इसीलिए इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। समझ आए? दो टाइप्स ऑफ गुडविल। परचेज गुडविल का एग्जांपल देखो जल्दी से किस तरीके से दिखते हैं। कहते हैं अमृत डेली नीड्स एक्वायर द बिजनेस ऑफ शिवम फॉर द नेट परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। 5 लाख में बिजनेस लिया, जो एसेट एक्वायर करी और जो लाइबिलिटीज टेक ओवर करी वो एज फॉलोस हैं। तो हमने उनसे एसेट ली क्या क्या? फर्नीचर लिया 10,000 का, इन्वेंट्री ली 7.5 की, डेटर्स लिए 1.5 लाख के। तो बेसिकली मैंने ये एसेट्स ली और ये लाइबिलिटीज उनकी टेक ओवर करी। जो एसेट खरीदी तो मैं उसके लिए जनरल एंट्री क्या करूं? उसने कहा वैल्यू ऑफ गुडविल बताओ और जनरल एंट्रीज बताओ। तो मैं एक बार लिख देता हूं कि वैल्यू ऑफ एसेट्स मैंने कितनी ली, वैल्यू ऑफ एसेट्स मैंने कितनी ली 7.5 लाख और 1,50,000 और 10,000। 7.5 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया भाई? 9 लाख हो गया। तो 9,10,000, 9,10,000 की एसेट्स। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितने की ली मैंने? 5,20,000, 175, 115, 175 और 15 हो गया 90,000, 5, 20 और 90 हो गया 6,10,000। कितना हो गया? 6,10,000। ठीक है। तो बेसिकली नेट देखो, मैंने 9 लाख की किसी की एसेट ली, 6 लाख की मैंने उसकी लाइबिलिटी ले ली, तो एक्चुअली में मेरा सामान कितने का आया? तो नेट वर्थ, नेट एसेट्स मैंने कितने की ली? उनकी 3 लाख की ली। समझते हो? लेकिन कहते हैं ये सारा का सारा बिजनेस तुमने कितने में खरीदा है? 5 लाख में खरीदा है। तो मतलब जो एक्सेस है वो 2 लाख क्या है? गुडविल है। तो हम गुडविल क्या कहेंगे? गुडविल कितनी हुई यहां पर? जो तुमने परचेज कंसिडरेशन करी, परचेज कंसिडरेशन तो सामने वाले को जो दे रहे हो उसमें से माइनस कर दो जो नेट एसेट्स तुम उसकी एक्वायर कर रहे हो। तो बेसिकली तुम उसको 5 लाख देने को तैयार हो 3 लाख वाली चीज के, तो 2 लाख क्या है? तुम्हारी गुडविल है। समझ आया किस तरीके से जनरल एंट्री दिखेगी? ये समझना बहुत जरूरी है। अब आपको सीयूटी के पेपर में एज इट इज तो नहीं लिखनी चीजें, लेकिन आपको ये वर्किंग तो पता होनी चाहिए कैसे पहुंच रहे हैं। एंट्रीज क्या होंगी? एसेट खरीदने की एंट्री होगी। देखो जो जो आप एसेट ले रहे हो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि गुडविल आपका बैलेंसिंग फिगर है वो यहीं पे आ जाएगा। गुडविल आपका बैलेंसिंग फिगर है वो यहीं पे आ जाएगा। गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा। 2 में हम लिखते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आ रहे हैं। 2 आता है सैलरी पेबल, 2 में आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। और 2 में एक और चीज आएगी, 2 में एक और चीज आएगी, दैट इज आप सामने वाले बंदे से जिससे ले रहे हो 5 लाख का शिवम, तो आप शिवम को ड्यू करोगे 5 लाख। तो 2 शिवम, 5 लाख यहां लिखोगे। क्रेडिटर से कितने हैं? 5,20,000। सैलरी पेबल कितनी है? 75,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। या फर्नीचर कितने का आ रहा है? 10,000 का। इन्वेंट्री आ रही है 7.5 लाख की और डेटर्स आ रहे हैं 1,50,000 के। ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है। कितना है बैलेंसिंग फिगर? 2 लाख। सॉर्टेड है जी। समझ आई बात? तो ये हो गया किस तरीके से हमने गुडविल डिटरमिन करी। ये होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट हम इस तरीके से करते हैं कि गुडविल को हम डेबिट कर देते हैं और हम कहते हैं देखो मेरी क्या बन गई? एसेट बन गई। क्या बन गई? एसेट बन गई। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारे सिलेबस के अंदर 3 मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, लेकिन सीयूईटी 4 मेथड्स के बारे में बात करता है। सीयूईटी के हिसाब से पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड वो बोलते हैं मल्टीप्लायर मेथड, मल्टीप्लायर मेथड। तीसरा वो बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। चौथा बोला जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा बोला जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जल्दी से सभी मेथड को अच्छे से सीखेंगे, घबराना मत इस नए नाम से। ये मल्टीप्लायर मेथड और कुछ नहीं है,
ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नाम देते हैं हम। ये क्या है बेसिकली, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है बेटा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जो आप पहले कर चुके हो। तो ये हो गए हमारे पास मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जल्दी से सभी मेथड्स को देखते हैं और सभी के अंदर समझते हैं किस किस तरीके से आपको वो क्वेश्चन में फंसाएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, पहले मेथड के साथ, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल किसके बराबर होती है? गुडविल बराबर होती है एवरेज प्रॉफिट्स, गुडविल बराबर होती है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और नंबर ऑफ परचेज ईयर्स का मतलब क्या होता है कि एक नए बिजनेस को, बेसिकली एक नया बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचने में कितने टाइम लग जाएंगे, या हम कहते हैं कि एक बिजनेस इस गुडविल का कितने साल तक यूज कर सकता है। एक्चुअली में टीएस ग्रेवाल में यही डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब है फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कई बार पूछ सकता है एमसीक्यूज में, हाउ मेनी ईयर्स दिस गुडविल विल बेनिफिट यू, कितने सालों के लिए ये गुडविल आपको बेनिफिट देगी, कितने सालों तक ये गुडविल आपको बेनिफिट देगी। सो दैट इज नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट वो आपको बताएगा कि पिछले 3 साल का निकालना है या 4 साल का निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ईयर्स, जितने भी साल हैं। जैसे मान लो 4 सालों का प्रॉफिट है तो चारों सालों के प्रॉफिट का सम यहां अपॉन कर दोगे 4 से, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त, एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त आपको बिवेयर रहना है। किस चीज का बिवेयर रहना है? बिवेयर ऑफ एडजस्टमेंट्स। कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है आपको एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त, क्योंकि जो आप एवरेज प्रॉफिट निकालना चाहते हो वो एवरेज प्रॉफिट बेस होना चाहिए। किस पे बेस होना चाहिए? जो नॉर्मली बिजनेस कमा रहा है उस पे। मतलब एबनॉर्मल लॉसेस को इग्नोर करो, एबनॉर्मल गेन्स को इग्नोर करो, अगर कोई गलती से नॉर्मल खर्चा रह गया तो उसको लिखो। वो सारी एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जल्दी से देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपको मिल सकती हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपको मिल सकती हैं। ये सभी एडजस्टमेंट्स मिलेगी, इनके अलावा नहीं मिलेगा। इन सबका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, इनफैक्ट 2 एग्जाम्पल्स करवाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। पहले है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, अगर किसी साल का प्रॉफिट निकालते वक्त तुमने एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ है, मान लो मेरा इस साल प्रॉफिट हुआ जी 50,000 का, लेकिन अब नॉर्मल लॉस हो गया उसी साल में 5,000 का, जो हर साल नहीं होता, तो जिसकी वजह से मेरे नेट प्रॉफिट दिख रहे होंगे 45,000 के, मेरे नेट प्रॉफिट दिख रहे होंगे 45,000 पे। लेकिन गुडविल वैल्यूएशन के लिए मैं नॉर्मल लॉसेस को इग्नोर करूंगा क्योंकि ये हर साल तो होने नहीं, तो इसकी वजह से मेरी गुडविल की गलत वैल्यू आ जाएगी क्योंकि मैं नेट प्रॉफिट 45,000 कंसीडर करूंगा। तो इसीलिए एबनॉर्मल लॉसेस को हम वापस ऐड कर देते हैं, 45 से वापस 5,000 ऐड कर देंगे और इस 50,000 के फिगर पर पहुंच जाएंगे, इसको कंसीडर करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या करते हैं? एडिड बैक, इनको हम ऐड बैक कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालने के लिए। इनको हम क्या कर देते हैं? एडिड बैक, ऐड कर देते हैं वापस से। एबनॉर्मल गेन, जो भी एबनॉर्मल गेन हो, मान लो मेरा एक्चुअली में प्रॉफिट तो हुआ था यार 60,000 का, लेकिन 20,000 की लॉटरी निकल गई, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट दिख रहा है 80,000 का। क्या हर साल 80,000 होगा प्रॉफिट? नहीं होगा ना, तो इस 20,000 को हटाना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल गेन्स को हम माइनस कर देते हैं, इनको आप क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। नॉर्मल एक्सपेंसेस या इनकम, कई बार होता है कि हम नॉर्मल खर्चों को माइनस करना भूल जाते हैं, नॉर्मल इनकम्स को ऐड करना भूल जाते हैं, तो वो कर दो, डू दैट, वो कर दो। अगर नॉर्मल खर्चा माइनस करना भूल गए तो माइनस कर दो, नॉर्मल इनकम को ऐड करना भूल गए तो ऐड कर दो। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल, कई बार आप रिवेन्यू खर्चों को, जिनको मतलब हर साल आपको राइट ऑफ करना होता है, उनको गलती से कैपिटल मान बैठते हो या कैपिटल को रिवेन्यू मान बैठते हो। अभी आगे एग्जांपल आएगा, उससे बेहतर समझ आ जाएगा, वहीं पे अच्छे से देखेंगे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक? एबनॉर्मल लॉस को वापस से जोड़ दो, एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दो, नॉर्मल खर्चा माइनस करना रह गया तो कर दो, नॉर्मल इनकम ऐड करनी रह गई तो ऐड कर दो, और रिवेन्यू को कैपिटल समझ लिया, कैपिटल को रिवेन्यू समझ लिया, तो आगे देखते हैं कैसे इनका सॉल्यूशन करेंगे। 2 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखो, सिमरन परचेज अनीता's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024. It was agreed to value goodwill at 3-year purchase of average normal business profits. Average normal business को जो average profits होते हैं उसकी बात करेंगे।
ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। प्रॉफिट फॉर अनीता's बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर्स आपको दे रखे हैं 21 का, 22 का, 23 का, 24 का। ठीक है, फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये फैक्ट्स हमें पता चलते हैं। पहला फैक्ट क्या है, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। कहता है 31 मार्च 2021 को एक एसेट तुमने ना गेन पे बेची थी, 10,000 के गेन पे। क्या हर साल एसेट्स बेचते हो? क्या हर साल गेन पे बेचते हो? तो ये एबनॉर्मल गेन है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो ये क्या है आपका एबनॉर्मल गेन है, तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 10,000 रुपए। समझ आई बात? तो ये 90,000 ना रह के 90 में से 10,000 माइनस हो जाएंगे। अगला देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अ मशीन वाज कंप्लीटली डैमेज इन एन एक्सीडेंट एंड 30,000 वाज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन P&L। कहता है एक मशीन कंप्लीटली डैमेज हो गई थी एक्सीडेंट में और 30,000 राइट ऑफ करा हमने। एबनॉर्मल लॉस है, हर बार मशीन डैमेज नहीं होगी तो एबनॉर्मल लॉस है, तो वापस से ऐड कर दो। तो 1,60,000 में ये 30,000 थे, हम इस 30,000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग 10,000, इट इज एन एक्सपेंस इनकर्ड एवरी ईयर। ये क्या है, नॉर्मल खर्चा जो तुम माइनस करना भूल गए। क्या कहता है, 31 मार्च 2023 वाले साल में हम जो एक इंश्योरेंस करवाना भूल गए, ओवरसाइट की वजह से, ध्यान नहीं रहा उस वजह से, तो नॉर्मल खर्चा करना भूल गए। तो अब कर दीजिए ना यार, कर दीजिए ना, 31 मार्च 2023 में से 10,000 आप माइनस कर दीजिए। नॉर्मल खर्चा करना भूल गए तो आप कर दोगे। बस ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 90 माइनस 10 80,000, 160 प्लस 30 1,90,000, 1,90,000, 180 माइनस 10 1,70,000 और ये 2,20,000। इन चारों को आप फाइनल अमाउंट्स कंसीडर करोगे और इसके बेसिस पे आप क्या निकाल दोगे, एवरेज प्रॉफिट, और उसके बेसिस पे गुडविल निकाल दोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहां पर देखना, Pawan, Naman and Raman are partners sharing profits and losses equally. They admit they for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 4-year purchase of average profit of last 5 years. Profit for the previous 5 years पर 1, 2, 3, 4, 5 दे रखे। कहता है 1 अप्रैल 2023 को 5 साइकिल्स costing 20,000 were purchased and were wrongly debited to traveling expenses. क्या हुआ? कहता है कि 1 अप्रैल को 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000, पांचों की कॉस्ट है 20,000, ईच नहीं लिखा हुआ, जनरली बच्चे इसको समझ लेते हैं कि 1 लाख की होंगे, नहीं, 5 साइकिल कॉस्टिंग 20,000, टोटल 20,000। 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 आपने खरीदी और गलती से उनको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में लिख दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा? देखो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है, ये क्या है, आपका रिवेन्यू खर्चा है। क्या है? रिवेन्यू का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनको आप मान के चलते हो कि मतलब इसी साल के, जैसे ट्रैवलिंग खर्चा, तो अब ट्रैवलिंग का खर्चा फर्दर काम तो नहीं आएगा ना, लेकिन साइकिल खरीदी तो वो 5 साल चलेगी, तो इसीलिए मतलब हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऐसे खर्चे होते हैं, रिवेन्यू खर्चे, जिनको आप उसी साल अपने P&L में से राइट ऑफ कर देते हो, कि अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देते हो। अगर आपने इनको अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना तो मतलब आपने उसी साल सारे प्रॉफिट में से ये रिड्यूस कर दिया होगा। हमने क्या कर दिया होगा, 20 का 20,000 माइनस कर दिया होगा। लेकिन एक्चुअली में तो साइकिल खरीदना, क्या साइकिल का खर्चा उसी साल लिखना चाहिए? नहीं, आने वाले 4 साल में लिखना चाहिए। डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट ऐसे ही बना ना, मान लो मैंने 20,000 की साइकिल खरीदी, अब मेरे को लगता है वो आने वाले 4 साल चलेंगी, तो मैं पहले साल ही सारा खर्चा नहीं मानूंगा ना, इसके 4 हिस्से कर दूंगा, 5,000 कहूंगा पहले साल का खर्चा 5,000, दूसरे का 5,000, तीसरे का 5,000, चौथे का 5,000। नहीं समझे मेरी बात? तो 3-4 साल में राइट ऑफ करूंगा, तो मैं 4 साल में राइट ऑफ करूंगा। तो अब उसने गलती क्या करी, उसने इसको मान लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्या मान लिया इसको? ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया। इस वजह से उसने क्या कर दिया होगा, इसी साल 20 के 20,000 रुपए प्रॉफिट से रिड्यूस कर दिए होंगे, जो कि नहीं करने चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2023 वाला साल एंड कब होगा? 31 मार्च 2024 को। तो 31 मार्च 2024 वाले साल में हम क्या करेंगे, पहली चीज 20,000 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 20,000 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 20,000 एक्चुअली में मेरा खर्चा था ही नहीं, ये एसेट खरीदी थी, तो एसेट खरीदो तो वो सारा प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना होता, हमने इसको वापस से जोड़ दिया।
कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वाज टू बी चार्ज। कहता है अगर आप एसेट मानते हो ना किसी चीज को, तो उसके आप डेप्रिसिएशन भी तो लिखते हो और हर साल वो माइनस करते हो। कि मान लो मैंने किसी चीज को एसेट बोला, तो मैं क्या करता हूं, उसकी डेप्रिसिएशन हर साल खर्चा मानता हूं। कि जैसे 20,000 की एसेट है, 3 साल 4 साल चलेगी, तो मैं हर साल 5-5 हजार माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन के नाम पे। और डेप्रिसिएशन इस साल आप माइनस करोगे फिर, तो डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 20,000 का 25%। 25% मतलब चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा मतलब 5,000। तो आप 5,000 माइनस कर दो, 20,000 जोड़ दो। बेसिकली 20,000 इस साल का खर्चा नहीं था, ये 5,000 था। 50 लिख दिया, अरे 20,000 इस साल का खर्चा नहीं था, बल्कि इस साल का खर्चा कितना था, सिर्फ और सिर्फ 5,000 था। तो हमने क्या करा, 20,000 को जोड़ दिया और 5,000 को माइनस कर दिया। तो बेसिकली 15,000 रुपए हम इसके अंदर जोड़ देंगे। तो एक्चुअली में नेगेटिव 1,20,000 है, लॉस दिख रहा है 1,20,000 का। इसके अंदर 15,000 जोड़ दोगे तो ये आपको दिखेगा नेगेटिव 1,05,000। समझ आ रही है बात। एक और बात भी बोलिए क्वेश्चन ने, कहता है ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री ऑन 15 अक्टूबर 2023, ये भी 31 मार्च 2024 वाले साल के बारे में बात हो रही है। अ मशीन वाज डैमेज एंड 20,000 वाज इंकर्ड ऑन इट्स रिपेयर। डैमेज हो गई, एक्सीडेंट में डैमेज हो गई, मतलब नॉर्मल लॉस है। तो आप इसको जोड़ दोगे, तो मतलब 1,05,000 में 20,000 जोड़ दोगे, नेगेटिव 1,05,000 में प्लस 20,000 करोगे तो नेगेटिव 85,000 रह जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, 1,05,000 का लॉस है, उसमें 20,000 जोड़ रहे हो, तो वो नेगेटिव 1,05,000 प्लस 20,000 नेगेटिव 85,000 हो जाएगा। समझे। तो ये हो गया हमारा रिवेन्यू। आपने क्या करा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू समझ लिया। इसका उल्टा होता है रिवेन्यू को कैपिटल समझना। आप अपने आप कर लोगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी मैं जब क्वेश्चंस करूंगा तो वहां पे भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा इस टाइप का। मल्टीप्लायर मेथड, दिस इज नथिंग बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कि हम क्या कर देते हैं, वेट्स दे देते हैं। कैसे करते हैं देखिए, तो जैसे उसने बोला 31 मार्च 2020, 21, 22, 23, 24, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। तो मेरे को क्या दिए गए हैं, इनके प्रॉफिट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, एक का 40,000, 48,000, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000, 36,000। ठीक है। अब क्या कहता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली टू द ईयर्स। तो इसको वेट्स दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। वेट्स देने के बाद हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनका प्रोडक्ट। तो 40,000 इंटू 1 40,000, 48,000 इंटू 2 96,000, 60 इंटू 2 1,80,000, 50 इंटू ये 2 लाख, 36 इंटू 5 1,80,000। अब हम क्या कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे। तो टोटल आ जाएगा मेरे पास 180 प्लस 180 360, ये आ गया 360 और 2 560, 6,96,000 इनका आ गया टोटल। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा मेरे पास, 6,96,000 अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। अब यहाँ पे 5 मत कर देना कि 5 साल, नहीं, टोटल ऑफ वेट्स, क्योंकि वेट्स असाइन करें ना, 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15। तो अपॉन कर देंगे हम 15। तो ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और इसके बाद गुडविल निकालनी है, इसको 3 इंटू करके, तो आप वो कर देना। तो गुडविल आ जाएगी, 3 ईयर परचेज है ना, तो आ जाएगा 6,96,000 अपॉन 15 इंटू 3। तो ये 5 पे कैंसिल, इसको भी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात, कैसे आपको मल्टीप्लायर मेथड या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरीके से करना है। चलो भाई अगला देखें। देन वी हैव सुपर प्रॉफिट मेथड। देन वी हैव सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी देखो, यहां पर गुडविल का फॉर्मूला जो होता है, गुडविल का फॉर्मूला जो होता है, दैट इज सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आप पहले से ही जानते हो कि क्वेश्चन में गिवन होंगे। बात करते हैं सुपर प्रॉफिट्स की। तो सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं देखो, तो यहां पर आपको सुपर प्रॉफिट्स क्या होते हैं आप अच्छे से जानते होंगे मेरे हिसाब से। सुपर प्रॉफिट्स होते हैं बेटा एवरेज प्रॉफिट, जो तुम एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो उसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ सर, बेटा मतलब ये हुआ कि तुम कितना कमा रहे हो। तुम कमाते हो मान लो 50,000, इतना ही पैसा लगाकर दूसरा बिजनेस मान लो कमाता है जी 25,000, तो तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। कि तुम पैसा लगाते हो और उससे तुम कमाते हो 50,000,
और उतने ही पैसे में एक नॉर्मल बिजनेस कमाता है सपोज 30,000, जो तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो 20,000, इसे क्या बोलेंगे हम? सुपर प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? देख, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि नॉर्मल कितना कमा रहा है एक बिजनेस इतना पैसा लगाकर। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा सीयूटी इंटरेस्टेड रहता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए, तो प्लीज अच्छे से कर जाना। कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलने की दो अप्रोच है, दो अप्रोच है। एक है एसेट साइड अप्रोच, एक है एसेट साइड अप्रोच, और दूसरी है लायबिलिटी साइड अप्रोच, दूसरी है लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, एसेट साइड अप्रोच क्या कहती है, एसेट साइड अप्रोच क्या कहती है, और लायबिलिटी साइड अप्रोच क्या कहती है? दोनों का देखो आंसर दोनों से सेम आना है, क्योंकि टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। तो उन्हीं इक्वेशन से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला भी निकाला है। लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉर्मूला देती है आपको, वो कहती है कि इसके अंदर आप क्या कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जोड़ दो जो भी रिजर्व्स है या सरप्लस है, और इसमें से आप तीन चीजें माइनस कर दो। एक गुडविल माइनस कर दो एसेट साइड की, एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, एक आप माइनस कर दो P&L का डेबिट बैलेंस, अगर क्वेश्चन में गिवन है। ये जनरली गिवन होता नहीं है तो इसको हम लिखते नहीं है, आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो। एक आप माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट्स, क्या माइनस कर दो? इन्वेस्टमेंट्स लिखा आ जाए सिर्फ, या फिर लिखा आ जाए आपके पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को माइनस कर दो। क्या आ जाए? सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा आ जाए या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। हम जनरली तीन चीजें बोलते हैं, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स। P&L का डेबिट बैलेंस हो वो भी माइनस करना होता है, क्योंकि मैंने प्लस सरप्लस लिखा ना, पॉजिटिव हो तो ऐड, नेगेटिव हो तो माइनस। अब एसेट साइड अप्रोच क्या है? एसेट साइड अप्रोच क्या है? वो कुछ अलग थोड़ी है, वो भी यही है। वो कहते हैं कि टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो। क्या कर दो? एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो। जैसे ही आप ये माइनस कर देते हो आप यहां तक पहुंच जाते हो, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस तक। उसमें से बाकी तीन चीजें माइनस कर दो, जैसे कि गुडविल माइनस कर दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो वहां पे माइनस करी वही माइनस कर दो, और एक और चीज माइनस कर दो, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। या इन्वेस्टमेंट लिखा जाए या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा जाए, कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, आपको माइनस ही करना है। समझे? तो कैपिटल एम्प्लॉयड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मैं सच कह रहा हूं, गलती से भी छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालनी हो तब भी वो आपको इसको चेक करेगा, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए भी बोल सकता है। हमने समझा कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती कैसे। अब हम देखते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन करके कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है अगर हमारे को एक बैलेंस शीट दे रखी हो। हमने दो अप्रोचेस की थी, एक हमने की थी लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक हमने की थी एसेट साइड अप्रोच। दोनों तरीकों से इसी कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच बोलती है कि आप पार्टनर से कैपिटल जोड़ दो, अमन और भास्कर की 1-1 लाख कैपिटल्स जोड़ दो। आप 1 लाख इसकी लिखो, 1 लाख इसकी लिखो। फिर कहते हैं जनरल रिजर्व जोड़ दो, क्योंकि जनरल रिजर्व एंड सरप्लस जितने भी हो वो जोड़ दो, जोड़ दिए जी। बाकी कुछ नहीं जोड़ना होता, माइनस 3 एसेट्स करनी होती है, एक गुडविल माइनस करनी होती है, एक इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ट्रेड लिखी है तो आप इसको माइनस नहीं करोगे, इसको माइनस करोगे, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों माइनस करोगे। गुडविल 30,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000 माइनस करोगे, तो गुडविल कितनी है 30,000 वो माइनस करोगे, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000 वो माइनस करोगे। समझ आई बात? क्या करोगे आप? अपनी लायबिलिटी साइड में से जो पार्टनर्स कैपिटल है उन्हें ऐड कर दोगे, जनरल रिजर्व या सरप्लस है वो ऐड कर दोगे, माइनस कर दोगे एसेट की तीन चीजें, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट लिखा जाए, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,90,000 माइनस 40, दैट इज 2,50,000। समझ आई? एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको दिखेगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मेरी क्या दे रखी है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है तो भी माइनस करोगे, बाकी सब सेम है। ये अच्छा अलग है, ये 2 लाख कैपिटल्स होगी 2 और 2 4 लाख,
जनरल रिजर्व ऐड कर दोगे आप 1,80,000 का, माइनस करोगे, तीन चीजें माइनस करनी होती हैं, गुडविल माइनस करोगे, इन्वेस्टमेंट्स माइनस करोगे और साथ ही में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी माइनस करोगे। गुडविल है 60,000 की, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, 60,000 की गुडविल माइनस करोगे, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे और आप माइनस करोगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 का, 20,000 का आप डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास 580 में से 1 लाख गया तो 480 में से 60 और 20 80,000 गए तो 4 लाख बचा। तो 4 लाख मेरी क्या आ जाएगी यहाँ पर, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। समझ आई बात? तो इस तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड अकेला टॉपिक आपको बहुत हेल्प करने वाला है सीयूईटी एग्जामिनेशन में, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन यहां से बहुत बनते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड हम सीख चुके हैं, जल्दी से क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन देखो, 3 डिफरेंट तरीकों के क्वेश्चन करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले प्रॉब्लम ना हो। कहते हैं द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, पहले साल 18,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 22,000। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। द नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल इज 10%, एनआरआर 10% है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कहते हैं कि गुडविल निकालो, गुडविल का फॉर्मूला लिख दो। गुडविल किसके बराबर है, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, क्योंकि 3 ईयर परचेज बोले उसने। अब आप क्या करोगे, अब आप एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, पहले तो आप देखोगे यार एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, पिछले 3 साल का दे रखा है, तो आप इनको ऐड करके 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 अपॉन 3, जो कि आ जाएगा आपके पास 20,000। समझे मेरी बात, जो कि आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 20,000। अब आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज माइनस नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल रिटर्न है कैपिटल पे 10% का। 60,000 की कैपिटल लग रखी है, तो 60,000 का 10%, तो 60,000 का 10%, जो कि आ गया आपके पास 6,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, 20 माइनस 6 14,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आप आराम से गुडविल निकाल सकते हो सुपर प्रॉफिट इंटू 3 करके। समझ आई थी बात, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आप निकालते हो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। अगला क्वेश्चन देखो, तीनों क्वेश्चन डिफरेंट तरीकों के हैं, डिफरेंट तरीकों के तीनों क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपसे, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे गुडविल निकालना नहीं पूछा, इसमें पूछा मैंने आप एवरेज बिजनेस प्रॉफिट बताइए फर्म के। क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है 1 अप्रैल 2024 को अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ 3 लाख, फर्म के पास एसेट्स थी 3 लाख की, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, कोई बात नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर 2 लाख एंड द रिजर्व बीइंग द रेस्ट। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, और बाकी सारा क्या है, रिजर्व। बाकी सारे का मतलब क्या है, क्वेश्चन ने पहले ही बोला कि टोटल एसेट 3 लाख है। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है कि नहीं होती, होती है। तो लायबिलिटी से उसने कहा कैपिटल है 2 लाख की और बाकी सब रिजर्व्स है, तो इसका मतलब रिजर्व्स कितने हुए, 1 लाख, क्योंकि टोटल एसेट्स कितनी है, 3 लाख, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होंगी, 3 लाख होंगी। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होंगी, 3 लाख होंगी। अब क्या कहता है देखो, इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10% है, एंड द गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले तो हम लिख लेते, गुडविल कितनी बोली उसने, 2 लाख। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 4, क्योंकि नंबर ऑफ परचेज ईयर होता है यहां पे, जो कि क्या है मेरे 4 है। तो इस बात से मैं निकाल सकता हूं कि सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2 लाख अपॉन 4 दैट इज 50,000। तो 2 लाख अपॉन 4 दैट इज 50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा, 50,000 है। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है बेटा, सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट के। सुपर प्रॉफिट है 50,000, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है। क्वेश्चन ने कहा फाइंड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, तो एपी तो मेरे को निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल इंप्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को कैपिटल इंप्लॉयड दे रखी है, बिल्कुल कैपिटल प्लस रिजर्व्स कर दो, 3 लाख इंटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर कितना दे रखा है मेरे को, 10% दे रखा है, तो ये कैंसिल, तो 30,000 मेरा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो मैं क्या करूंगा, एवरेज माइनस 30 इज इक्वल टू 50, 30 इधर आ जाएगा, तो 80,000 क्या हो जाएगा मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट। तो 80,000 क्या हो जाएगा मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट। तो समझ आई, एवरेज प्रॉफिट, सेम कॉन्सेप्ट, एवरेज प्रॉफिट निकालना। अब तीसरा क्वेश्चन देखना इसका, यहां पर आपसे वो पूछ लेगा यार कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ। सुपर प्रॉफिट के अंदर हमें क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। सभी का यूटिलाइज करके वहां पहुंच जाएंगे।
क्वेश्चन ने दिया क्या है, जो जो दिया आराम से देख लो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स वाज 80,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है जी? 80,000। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%। एनआरआर कितना दे रखा है आपको? 10% दे रखा है। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल कितनी दे रखी है? गुडविल कहता है, गुडविल है आपके पास 1 लाख 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स में। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 4, तो मैं सुपर प्रॉफिट्स कितना बता सकता हूं, कितना आ गया मेरे पास? 25,000, है ना, 4 से डिवाइड करने पे। और क्या कहता है? कहते हैं कि फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस। सुपर प्रॉफिट मेरे को दे दिया, एवरेज प्रॉफिट मेरे को पता है, मेरे को इनके बीच में एक रिलेशन भी पता है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है कितना? 25,000। एवरेज प्रॉफिट है कितना? 80,000। माइनस कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया बेटा जी? इधर ले आओ, 80 में से 25 घटा दो, 80 में से 20 गए 60, 60 में से 5 गए तो 55,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर इसने मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में 10%, सॉर्टेड है, 55,000। तो कैपिटल कितनी आ जाएगी? 55,000 इंटू 100 अपॉन 10, कैंसल हुआ, तो 5,50,000 क्या आ जाएगी मेरे पास? कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगी। बताओ समझ आया कि नहीं आया? बोलो समझ आया कि नहीं आया? तीनों कॉन्सेप्ट कि सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको बोल सकता है एवरेज प्रॉफिट निकालो, आपको बोल सकता है कैपिटल इंप्लॉयड निकालो, आपको बोल सकता है गुडविल निकालो। तीनों चीजें आपको समझ आनी चाहिए। आगे चलते हैं। लास्ट मेथड आता है मेरे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड देखो क्या होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो डिफरेंट मेथड्स आते हैं हमारे पास। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो डिफरेंट मेथड्स आते हैं हमारे पास। पहला मेथड तो आता है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। क्या आता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। दोनों मेथड को आराम से समझते हैं। दोनों मेथड कहना क्या चाहते हैं? दोनों मेथड से एक्चुअली में बिल्कुल सेम आंसर आपको देखने को मिलेगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से गुडविल की वैल्यू निकालता है? ये कहता है कि गुडविल जो है मेरी बराबर होती है किसके? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, इसमें से हटा दो एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। क्या हटा दो? एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू ऑफ गुडविल। कैसे निकली वैल्यू ऑफ गुडविल? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालो, माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड वही होती है जो आपने कैपिटल इंप्लॉयड निकालनी सीखी, एसेट साइड अप्रोच या फिर मैं कहूंगी लायबिलिटी साइड अप्रोच से जो आपने सीखा था। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलती है? ये निकलती है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। बेसिकली इसका मतलब होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि यार इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। मान लो मैं कहूं कि यार मैं ना 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूं, ठीक है, और 10% एनआरआर है बाजार में, 10% एनआरआर है बाजार में। तो 1 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए एक्चुअल में आपकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए? कि अगर मैं 1 लाख कमा रहा हूं, 10% कमाई होती है जितनी कैपिटल लगाओ, तो मेरी 10 लाख होनी चाहिए ना इस हिसाब से कैपिटल। जो कि कैसे निकला होगा? मैंने क्या कर दिया? 1 लाख इंटू 100 अपॉन एनआरआर कर दिया, तो जिससे मेरा क्या आ जाएगा? 10 लाख आ गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी को 1 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो उसे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? 10 लाख। लेकिन मैंने सिर्फ 6 लाख की कैपिटल लगा रखी है, तो इसका मतलब 10 लाख की कैपिटल से जो कमाना चाहिए वो मैं 6 लाख की कैपिटल से कमा रहा हूं, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो मेरी क्या हो जाएगी? गुडविल हो जाएगी। यही ये मेथड कहता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स क्या कहता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स क्या कहता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स कहता है कि जो गुडविल है वो बराबर होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ
सुपर प्रॉफिट्स की किसके बराबर होती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के बराबर होती है, जो कि कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। दोनों से आंसर आपका बिल्कुल सेम आता है, क्योंकि इसके अंदर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल के फिर एक्चुअल कैपिटल माइनस करते हो, इसके अंदर सुपर प्रॉफिट जब निकालते हो तो ऑलरेडी आप एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देते हो, तब भी आंसर सेम पहुंच जाता है। क्वेश्चन करके देखते हैं। एक ही क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो क्वेश्चन कहता है यश एंड करण वर पार्टनर्स इन इंटीरियर डिजाइनर फर्म, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स थी 6 लाख और 4 लाख। देयर वर क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ 4 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी फिक्स्ड कैपिटल थी 6 लाख और 4 लाख की। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट भी होगा। करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट बैलेंसेस मतलब पॉजिटिव बैलेंसेस दे रखे हैं 4 लाख और 5 लाख के। The firm had balance of rupees 1 lakh in general reserve. इतना 1 लाख का बैलेंस उनके जनरल रिजर्व में भी है। The firm did not have any liability, कोई liability नहीं है। They admitted Radhika into partnership for 1/4 share in the profits of the firm. The average profit of the firm for the last 5 years were 5 लाख। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 5 लाख। अब आराम से हम लिख लेते हैं क्योंकि चीजें ज्यादा हो रही हैं। एवरेज प्रॉफिट हम लिख देते हैं पहले 5 लाख, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमने लिख दिया 5 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम सुपर प्रॉफिट से भी निकालेंगे। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। एनआरआर कितना है? एनआरआर कितना है? 10%, ठीक है। ऊपर की जो बातें दे रखी हैं कि इनकी कैपिटल है, इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है, वो दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। वो क्यों दे रखा है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो क्या आएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड जो इनकी फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस है 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख, ठीक है, प्लस कर देते हैं। देयर क्रेडिट बैलेंसेस करंट अकाउंट में 4 लाख का, करंट अकाउंट में ये 5 लाख का, ये 4 लाख 5 लाख, और जनरल रिजर्व का बैलेंस 1 लाख का, ये भी आप ऐड कर दोगे, ये भी आप ऐड कर दोगे, ठीक है जी। तो कितना आया? 10 और ये 20 लाख हो गया। तो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई मेरे पास जी? 20 लाख रुपीस की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है। अब देखते हैं मुझे क्या निकालना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। चलो हम गुडविल निकालते हैं। हम गुडविल निकालेंगे दोनों मेथड से। हम गुडविल निकालेंगे दोनों मेथड से और एक नए पेन के साथ। पहला मेथड हम यूज करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। इस मेथड की हेल्प से जब आप गुडविल निकालते हो तो यहां पे गुडविल बराबर किसके होती है? गुडविल बराबर होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कि कितने प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, उसमें से माइनस कर दो जो तुमने एक्चुअली में कैपिटल लगा रखी है। इतने प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट है जी 5 लाख। तो 5 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए मेरे को कितनी कैपिटल चाहिए? इंटू 100 अपॉन एनआरआर कर दे भाई, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 20 लाख है आपकी, ठीक है। तो 5 लाख इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर कितना है आपका? 10% है। तो ये आप इसको लिख सकते हो 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया 50 लाख माइनस 20 लाख, तो 30 लाख क्या आ गई आपकी? गुडविल। 30 लाख क्या आ गई आपकी? गुडविल। अब दूसरे मेथड से करें। दूसरा मेथड क्या है मेरे पास? सुपर प्रॉफिट। दूसरा मेथड क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? कैसे गुडविल आप निकालोगे? देखो जल्दी से। तो ये कहता है कि गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के बराबर होती है। तो कैपिटलाइज वैल्यू सुपर प्रॉफिट कैसे निकलती है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 10, ठीक है जी, क्योंकि एनआरआर कितना है मेरा? 10% है। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को देखना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 5 लाख।
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो 20 लाख का 10%, तो 20 लाख का 10% जो कि आया 2 लाख। 5 लाख माइनस 2 लाख आ जाएगा 3 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपके पास? 3 लाख रुपीस। तो अब आपके पास यहां पर आ जाएगा 3 लाख, 2 3 4 5 इंटू 10 दैट इज 30 लाख। तो 30 लाख इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स एंड दिस इज नथिंग बट गुडविल। यही क्या होगी? मेरी गुडविल भी होगी। समझ आया? तो यहां पे हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर। पूरा का पूरा गुडविल एज पर सीयूईटी यूजी सिलेबस हमने अच्छे से खत्म कर लिया है। ये सारा करने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट आपको आई होप रिवाइज हो गया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम पूरे का पूरा सीयूईटी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। शाम को 6 बजे आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, दोपहर को 3 बजे आपको मिल जाएगी अपनी बीएसटी की पहली वीडियो, और शाम को फिर 9 बजे आपको उसके एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। रोज के 4 लेक्चर्स, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।